दुबई नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? 7 स्टार होटल, स्काई स्क्रैपर, लग्जरी कार्स, ग्लैमर और बेशुमार पैसा। मगर इतना पैसा आया कहां से? तेल बेच के? ना, आप यही गलत हो। तो इतना चमक धमक के पीछे असली राज क्या है? आज से करीब 60 साल पहले नजारा कुछ और था। दुबई का इकोनॉमी फिशिंग और पर्ल ट्रेडिंग के ऊपर पूरा निर्भर था। हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे, लेकिन पिछले 40 सालों में दुबई एक सूखे रेगिस्तान से पृथ्वी का 23rd वेल्दिएस्ट कंट्री बन गया। इतना कम समय में इतना ज्यादा तरक्की कैसे? ऐसा क्या किया दुबई ने? और वो कहते हैं ना, जो जितना जल्दी ऊपर जाता है उतना ही जल्दी नीचे भी आता है। क्या ये नियम दुबई के लिए भी लागू होता है? आखिर क्या है दुबई का फ्यूचर? इज दुबई गोना कोलैप्स और कीप ग्रोइंग एज इट इज? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मगर उससे पहले वीडियो में बोला गया कोई भी इकोनॉमिक स्टेटमेंट मेरा खुद का ओपिनियन नहीं है, सब एक्सपर्ट्स का मानना है, जिन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि दुबई के विकास के पीछे ऑयल एक्सपोर्ट का एक बड़ा हाथ है, मगर ऐसा नहीं है। दुबई अपने तेल बेच के अमीर नहीं बना। दुबई का ऑयल रिजर्व तो भारत से भी कम है। इनफैक्ट दुबई का जीडीपी का सिर्फ 1% हिस्सा ऑयल एक्सपोर्ट से आता है। और तो और तेल का भंडार होने से ही कोई देश अमीर नहीं बन जाता। पता है दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व किस कंट्री के पास है? कम ऑन गेस। वीडियो को पॉज करो और कमेंट्स में लिखो नो चीटिंग। अबू धाबी? नहीं, वो कोई कंट्री नहीं है। तो यूएई? नहीं, ऑयल रिजर्व्स के मामले में वो पूरा धरती में 7th पोजीशन पे आता है। सही जवाब है वेनेजुएला। मगर पृथ्वी का मैक्सिमम ऑयल रिजर्व होने के बावजूद वेनेजुएला कुछ खास अमीर नहीं है। पैसों की बात तो छोड़ ही दो, वेनेजुएला तो रहने के लिए तक सेफ नहीं है। वायलेंस, स्ट्रीट प्रोटेस्ट इधर रोज का मामला है। इधर हालत इतना खराब है कि कुछ लोगों को डस्टबिन में तक खाना ढूंढना पड़ता है। Hence, oil reserve doesn't mean you will prosper and be assertive. Okay, टॉपिक पे वापस आते हैं। मगर दुबई का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने से पहले दुबई का इकोनॉमिक हिस्ट्री जानना जरूरी है। आइए चलते हैं 1960s के दुबई में। हालत कुछ खास अच्छे नहीं थे। अबू धाबी और दुबई के बीच बॉर्डर को लेके झगड़ा, इवन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स तक चल रहा था। इकोनॉमिक कंडीशन भी कुछ खास बेहतर नहीं था। फिशिंग पूरा इकोनॉमी का बैकबोन था और मोतियों का बिजनेस लगभग बंद होने के कगार पे था। दे हैड इट रफ, मगर कुछ सालों में सब पलटने वाला था। बात है 1958 की। अबू धाबी में ऑयल रिजर्व्स का डिस्कवरी हुआ। इसके कुछ सालों बाद 1966 को दुबई में भी ऑयल रिजर्व्स पाया गया। मगर दुबई का किस्मत इसलिए नहीं पलटा क्योंकि उधर तेल मिला, बल्कि इसलिए पलटा क्योंकि उस वक्त दुबई का रूलर था शेख रशीद बिन सैयद अल मखदूम। आज दुबई का इतना ग्लोरी प्रॉस्पेरिटी के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। दुबई में तेल तो मिला मगर बहुत कम। फॉर इंस्टेंस वेनेजुएला में 300 बिलियन से भी ज्यादा ऑयल बैरल्स मौजूद है। अबू धाबी में 92.2 बिलियन ऑयल बैरल, मगर दुबई में सिर्फ 4 बिलियन। दुबई का रूलर शेख सैयद अल मखदूम बोलते हैं, आई हैव गुड न्यूज एंड बैड न्यूज। वी हैव फाउंड ऑयल बट नॉट मच। उन्हें पता था तेल के भरोसे नहीं बैठ सकते, उससे इकोनॉमी में कुछ खास फर्क नहीं आएगा। दुबई दूसरा कोई रास्ता ढूंढने लगा अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। उन्हें जल्द ही अपना स्ट्रेटेजिक लोकेशन का एहसास हो गया। दुबई एक ऐसी लोकेशन पे है जहां से वो डायरेक्टली इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और ठीक नीचे अफ्रीका को यूरोपियन कॉन्टिनेंट के साथ कनेक्ट करता है। इस चीज को रियलाइज करने के बाद शेख रशीद 1972 को पोर्ट रशीद बनाता है। अब इस पोर्ट को बनाने के लिए उनको बहुत ही बड़ा लोन लेना पड़ा था, जिसकी कीमत उस वक्त दुबई का एनुअल इनकम से भी ज्यादा था। बहुत ही बड़ा रिस्क था, बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया उनको। मगर ये पोर्ट सक्सेसफुल रहता है क्योंकि बहुत सारे शिप्स जाते थे इस रूट से। इसके सक्सेस को देखते हुए 1979 को एक और बंदरगाह पोर्ट जेबेल अली बनाया गया, जो कि आज के दिन दुनिया का 9th मोस्ट बिजिएस्ट पोर्ट है। ये पोर्ट अकेले हर साल पूरा पृथ्वी का 10% कंटेनर ट्रैफिक हैंडल करता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। शेख रशीद यहीं पे नहीं रुके। तेल बेच के जितना भी पैसा आ रहा था सब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एयरपोर्ट्स वगैरह बनाने में खर्च किया गया। शेख रशीद का विजन बड़ा क्लियर था, दुबई को एक ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिंग और टूरिज्म हब बनाना। अब जब सब ठीक ठाक चल रहा था, बहुत सारे शिप्स भी आ रहे थे दुबई पोर्ट्स में, ट्रेडिंग भी बढ़िया चल रहा था, तब एक बहुत ही बोल्ड स्टेप उठाया गया। जेबेल अली पोर्ट को फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया गया, यानी जेबेल अली पोर्ट में आने वाले कोई भी शिप्स को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये एक गेम चेंजिंग मूव था। टैक्स ना होने की वजह से
ये रूट सभी सेलर्स का फेवरेट बन गया। एज अ रिजल्ट इधर जहाज भी बहुत आने लगे और दुबई का लोकल बिजनेस दौड़ने लगा। ये इतना सक्सेसफुल रहा कि अभी दुबई का जीडीपी का 7% हिस्सा मैरीटाइम इंडस्ट्री से आता है। इसके बाद शेख रशीद का फोकस टूरिज्म पे पड़ता है। उन्होंने 1985 में एमिरेट्स एयरलाइंस को खड़ा किया। 1990 के बाद बहुत सारे होटल्स बनाया गया। 1999 में उस वक्त का सबसे ऊंचा और पृथ्वी का एकमात्र 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब को बनाया गया। मगर उसी साल अनफॉर्चुनेटली शेख रशीद की डेथ हो गई। उनके मौत के बाद उन्हीं का बेटा शेख मोहम्मद दुबई का रूलर बनता है, जो कि अपने फादर जैसे ही एम्बिशियस थे और अपने फादर के काम को कंटिन्यू रखता है। What are you trying to do here? What do you want this place to be? I want it to be number one. शेख मोहम्मद ने ही पाम आइलैंड्स और बुर्ज खलीफा जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को सुपरवाइज किया था। आज दुबई में बहुत से टूरिस्ट अट्रैक्शंस मौजूद है, जिसकी वजह से दुबई वर्ल्ड वाइड बहुत से टूरिस्ट्स का गो टू डेस्टिनेशन है। अगर कोविड से पहले 2019 के डेटा में नजर डाले, इंडिया में 17.91 मिलियन लोग आए थे घूमने, और उस तरफ दुबई जो कि मुंबई से भी 19 गुना छोटा है, वहाँ पूरा साल में 16.73 मिलियन लोग आए थे घूमने एज ए टूरिस्ट। मार्जिन काफी पतला है। इवन 2018 में सिर्फ टूरिज्म के लिए दुबई में 30.8 बिलियन डॉलर्स आए थे, जो कि बैंकॉक, सिंगापुर, लंदन के मुकाबले भी कई गुना ज्यादा है। इनफैक्ट टूरिज्म को दुबई का इकोनॉमिक पिलर बोलना भी कुछ गलत नहीं होगा। दुबई का जीडीपी का ज्यादातर हिस्सा टूरिज्म से ही आता है। इसके अलावा दुबई उन गिने चुने शहरों में से है जहां इनकम टैक्स बिल्कुल जीरो है। जी हाँ, अगर आप कोई बिजनेस खोलते हो दुबई में, तो आपका प्रॉफिट का 100% शेयर आप ही का होगा। कोई मार्जिन वगैरह किसी दूसरे को नहीं देना पड़ेगा। इसलिए पृथ्वी का टॉप 500 बिजनेस कंपनीज में से 140 का हेडक्वार्टर्स दुबई में मौजूद है। इसी वजह से दुबई का नेट पॉपुलेशन का 89% माइग्रेंट्स या फिर दूसरे देशों का लोग है। लेकिन इनकम टैक्स हटा के दुबई का क्या फायदा? इससे पैसे थोड़ी आएंगे दुबई सरकार के पास। फायदा है, ये बात सही है कि आज यहाँ से पैसे नहीं आ रहे, मगर इससे एक बिजनेस इकोसिस्टम बन रहा है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कल को ओला या फिर उबर कहीं पे बिजनेस खोलना चाहता है, तो एक कंपनी अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। देश में एक अच्छा इंटरनेट परिसेवा होना चाहिए, जियो या फिर एयरटेल जैसा, जिससे लोग कैब की बुकिंग कर पाए। स्मार्टफोन कंपनीज भी होने चाहिए। कार सर्विसिंग, कार रिपेयरिंग के भी भरपूर दुकानें मौजूद होने चाहिए। ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनके बाद एक पर्टिकुलर कंपनी सक्सेसफुल हो पाता है। वो कहते हैं बिजनेस इकोसिस्टम, जो कि कई कंपनीज मिलकर बनाते हैं। एक अकेले कंपनी के लिए पूरा इकोसिस्टम बनाना नामुमकिन है, और ये बिजनेस इकोसिस्टम दुबई में ऑलरेडी वेल डेवलप्ड है। आज के दिन दुबई में 1 लाख से भी ज्यादा फाइनटेक, फूडटेक, मिडटेक ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड मौजूद है। क्रेजी, राइट? अब इस टैक्स फ्री पॉलिसी से आज तो दुबई को कोई पैसे नहीं मिलेंगे, कल भी नहीं मिलेंगे, इवन आज से 5 साल बाद ही नहीं मिलेंगे। मगर 10-20 साल बाद अगर दुबई 5 से 8% टैक्स इंप्लीमेंट भी करता है, तो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम के चलते लोग खुशी खुशी वो टैक्स देने को मान जाएंगे। लंबा सोचो। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दुबई ने अपना बिजनेस मॉडल को सिर्फ ऑयल ट्रेडिंग तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपना इकोनॉमी को टूरिज्म, बिजनेस इकोसिस्टम, मैरीटाइम ट्रेड जैसे सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई कर दिया। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जिसके वजह से आपने वीडियो पे क्लिक किया था। आखिर कब तक दुबई ऐसे ग्रो करता रहेगा? इस दुबई गोना कोलैप्स सून? वेल, ये क्वेश्चन पूरा बेसलेस नहीं है। 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस के वक्त दुबई का हालत काफी गिर गया था। तब अबू धाबी ने $10 बिलियन का लोन देके दुबई को बचाया था। अभी दुबई का करेंटली $80 बिलियन का लोन पेंडिंग है, जिसमें से $20 बिलियन तो अबू धाबी ने दिया था। 2020 में ये लोन अमाउंट दुबई के जीडीपी का 78% था। मगर एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2023 के एंड तक ये नंबर 51% तक घट सकता है, क्योंकि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है दुबई के गवर्नमेंट के लिए। इसके अलावा दुबई का इकोनॉमी बहुत डाइवर्स है, किसी एक सेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए आने वाले कुछ 10-20 सालों में दुबई का इकोनॉमी क्रैश काफी मुश्किल है। अब अगर वैसा कुछ हो भी जाता है, तो दुबई अपनी सिटीजन पे इनकम टैक्स इंप्लीमेंट करके अपनी इकोनॉमी को वापस से रिकवर कर सकता है। और तो और दुबई अभी बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रहा है, जैसे दुबई क्रिक टावर, बुर्ज अल अरब, इग्री हब, अलादीन सिटी, दुबई सोलर पार्क, मॉल ऑफ द वर्ल्ड, जो कि इन फ्यूचर टूरिस्ट को और ज्यादा बुलाने वाले हैं।
दुबई का फॉल आने वाले कुछ सालों में तो भूल जाओ भाई साहब। उससे अच्छा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, जिससे दुबई का कुछ होना हो मेरा इकोनॉमिक कंडीशन तो डेफिनेटली बेहतर हो जाएगा। बदले में आपको भी मेरी तरफ से क्वालिटी कंटेंट और दुआएं मिलेगी, हम दोनों का फायदा। पृथ्वी का सबसे खतरनाक जानलेवा प्लेन हाईजैकिंग के बारे में इंटरेस्ट है तो ये वाला वीडियो चेक कर सकते हो, आपको वही मिलूंगा। गुड बाय।